चारपाइयों पर लेटा बूढ़ा शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। रोज रोज खांसने की वजह से उनके अंदर पंजर सब हिलने लगे थे। मुंह से राल बह रही थी। कोहनियों की मदद से वो उठ बैठी। नीला कुलचा लिहाफ उसने अपने ऊपर से हटाया और कमीज के पल्लों से राल साफ करने लगी। इतने परेशानी के बाद हाथ थर-थर कांप रहे थे। वो जिस कमरे में लेटी हुई थी वो कमरा उसके गुजारे हुए पल का आईना था। एक कोने में चारपाई पड़ी थी, दूसरे कोने में चूल्हा रखा था, जिसके साथ लकड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ था। चारपाई के बिल्कुल सामने दीवार पर आईना लगा था, जो जगह जगह से खुरचा हुआ था, जिसमें शक्ल भी खूब ध्यान करने के बाद नजर आती थी। एक तरफ दीवार पर कीलें ठोक कर कपड़े लटकाए गए थे। कपड़ों के बिल्कुल नीचे लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा हुआ था, जिसका ताला कब का टूट चुका था। वो औरत खांसते खांसते थक कर वापस लेट गई। धुएं की तरह उसके मुंह से सांस निकल रही थी। हफ्ते हुए उसने पूरी आंखों को खोली। इतने में बाहर छोटे से आंगन के कोने पर बने एक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक लड़की निकली। वो चादर के पल्लू से मुंह छुपाते हुए उसी कमरे की तरफ आ रही थी। बूढ़ी औरत ने थोड़ा सा सर उठाकर उसे देखने की कोशिश की। वो अंदर कमरे में आकर सीधे आईने की तरफ बढ़ी। बिल्कुल सफ़ेद रंग के साथ लंबे लंबे बाल कमरे पर बिखरे आईने के सामने खड़ी हो गई। वो एक बहुत ही अच्छे नए नक्श वाली लड़की थी। उसने जलजट का लाल सूट पहन रखा था। लाल रंग के सूट में वो बिल्कुल लाल गुलाब लग रही थी। वो गुलाब जो अपने आखिरी दिन गुजारने के बाद बिखर जाता है या रंग बदलकर सूख जाता है। पलंग पर लेटी बूढ़ी औरत की नज़र उसके कपड़ों से फिसलती हुई उसके चेहरे तक गई। आईने में एक नज़र देखने के बाद वो गुनगुनाते हुए वापस आई और उस लड़की के संदूक की तरफ बढ़ी और संदूक का ढक्कन खोलकर उसने अंदर से एक पुराना पर्स निकाला और वापस आईने की तरफ बढ़ी। अब वो आईने में देखते हुए काजल लगा रही थी। फिर उसने खुशबू छिड़की। छोटे से कमरे में धीमी सी खुशबू फैल गई। ये खुशबू कहाँ से आई? चारपाई पर बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा। बताया तो था आपको, ये सब सामान हमारी दीदी ने लेकर दिया है। वो जहाँ मैं कपड़े सीने जाती हूँ। वो कह रही थी साफ सुथरे होकर आना और तुम लेटी रहो। ज़्यादा बोलोगी तो खांसने लगोगी। आज आते हुए तुम्हारे लिए खांसी की दवा लेकर आऊँगी। ये कहते हुए उसने कील पर लटके कपड़ों के साथ लटका हुआ पर्स उठाया और बाहर निकल गई। पीछे चारपाई पर लेटे शरीर की आंखों में झांको तो कयामत सी नजर आ रही थी। पलकों के पार एक पुराना मंजर धीरे धीरे आंखों के रास्ते बाहर निकला और झुर्रियों वाले चेहरे पर बह गया। सच है कि अपनी बोई फसल काटने के समय आसान नहीं होता। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके बाबा उसके बचपन में ही चले गए और पीछे रह गई इस लड़की की माँ। बाबा के जाने के बाद उसकी माँ ने उसे पाला। दो सतूनों पर खड़ी छत के नीचे अगर एक सतून गिर जाए तो छत का वजन एक सतून के ऊपर आ जाता है। उसकी माँ ने हर तरह का वजन उठाए रखा, लेकिन छत को गिरने ना दिया। उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। औलाद भी बड़ी नाशुक्र होती है। बाप के छले वाले हाथ और माँ की लड़खड़ाती सांसें देखकर भी खुश नहीं होती। उसकी माँ का कमाई करने का सिर्फ एक जरिया अचार था। घर में हर वक्त अचार की सुगंध शरारती बच्चों की तरह हर कोने में घूमती रहती थी। बल्कि घर क्या, एक आंगन के साथ एक छोटा सा कमरा और एक बाथरूम था। उसका पूरा बचपन माँ की सेवा करते गुजरा। 5वीं पास करते ही वो भी अपनी माँ के साथ कारोबार में शामिल हो गई। गाजर का अचार, हरी मिर्च का अचार छोटे से आंगन में बनाई गई। किरकिरियों की बदौलत था। किरकिरियों में जैसे ही मिर्च लगती, माँ उन्हें उतारकर पानी में उबालने के बाद मसाला डालकर तेल में डुबोकर डब्बे में बंद कर देती।
अचार जब पकने लगता तो माँ उसे डब्बे से निकाल कर उन्हें शॉपर में डालकर एक आंटी को दे आती। वो माँ को अचार के पैसे देती। हर हफ्ते की तरह जब रात के 8 बज जाते तो वो हाथ धोते हुए बरबराती, इतनी मेहनत में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। मसालों की बूझोर हर वक्त मुझसे चिपटी रहती है। इन दिनों जब माँ से मिलने घर में कोई भी आता तो उसकी तरफ देखकर एक दफ़ा ज़रूर ये कहते, ये तुम्हारी लड़की तो बहुत प्यारी है। तब लड़की ने जैसे आसमान के 2-3 चक्कर लगाए और उन्हें हवाओं में उड़ते हुए माँ से जिद करके एक आईना लगवा लिया, जो माँ ने सीधे अपने चारपाई के बिल्कुल सामने लगा दिया। अब जब भी वो आईने में देखने के लिए खड़ी होती तो माँ पीछे से उसे देखने लगती। अब 8 बजे के बाद हाथ धोने वाली बरबराहट के शब्द बदल गए। बस मैं तंग आ गई हूँ इन तरह तरह के मसालों से, छोटे से कमरे से, सिर्फ 2 वक्त की रोटी से। और फिर उसकी किस्मत बिखरने लगी। उसकी माँ बीमार हो गई, वो चारपाई से लग गई और उन्हें टीबी हो चुकी थी। वो हर वक्त खांसती रहती थी। इन दिनों जब माँ के अंदर जान ना रही तो फिर आंटी तक अचार पहुँचाने की जिम्मेदारी इस पर आ गई। अचार पककर डब्बे में बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो शॉपर में डालकर बाहर निकली। उफ, बाहर की दुनिया भी कितनी अजीब है। वो चलते चलते झूम उठी। उसने कई सालों के बाद दुनिया देखी थी। उसे पता ही नहीं था कि ये कितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही खूबसूरत भी है। खुली हवा में खुशी से चलते हुए वो भूल गई कि वो अपने स्वर्ग और घर को छोड़कर आ गई है, और स्वर्ग से बाहर भला कुछ और हो सकता है। खैर, ताज़ा ताज़ा खुमार तो नरक का भी चढ़ता है। उसी खुमार में वो वापस घर आने के बजाय सड़क के दूसरी तरफ बनी दुकान की तरफ बढ़ गए। रंग बिरंग चूड़ियाँ दूर से ही दिखाई दे रही थी। वो तेज रंगों के पीछे पागल हो जाने वाली लड़की थी। रंग भी ऐसे थे कि शाम को चढ़े और धूप में उतरे। खैर, चूड़ियाँ उसकी कमजोरी थी, बल्कि चूड़ियाँ क्या, झुमके, सुर्खी, खुशबू सब उसकी कमजोरी थे। इंसान के अंदर अगर हल्का सा भी हिर्स पैदा हो जाए तो सांप बनकर उसे खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। खैर, बने गए प्लान के मुताबिक दुकान के अंदर पहुंचकर उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए चूड़ियाँ उठाई और अगले दिन पैसे देने का वादा करके घर वापस आ गई। और अगले दिन का वादा करते करते वो 1 हफ्ते में दुकान का आधा सामान घर में ला चुकी थी। अब 8 बजे के बाद होने वाली बरबराहट के शब्द बदल गए। माँ, तू कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं खुश रहूं और कुछ अच्छा पहनूं। चारपाई पर लेटे लेटे ही माँ ने जब जोर से उसे पूछा, बेटी ये सब कहाँ से आ रहा है? तब वो खामोशी से बाहर निकली, लेकिन उसके बाद उसके शब्द बदल गए। अगले दिन उठते वक्त वो अपने ही जुनून में थी। आईने के सामने खड़े होकर हल्का सा बड़बड़ाई, आज मैंने उससे पूरी बात करनी है। जब वो तैयार हो रही थी, माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और कड़ी नज़रों से उसे देख रही थी। खैर, उसे किसी बात की परेशानी थी। जब उसने उधार लिया हुआ पूरी बात करनी है। फिर जब वो तैयार हो रही थी, माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और कई नज़रों से उसे देख रही थी। खैर, उसे किसी बात की परेशानी थी। जब उसने उधार लिया हुआ लाल जोड़ा पहन लिया और फिर बाल समेटे और खुशबू छिड़कने लगी तो माँ ने सख्ती से पूछा, यह खुशबू कहाँ से लाई है? माँ, सिलाई वाली दीदी ने दी है, उसने काजल भरी नज़रें उठाते हुए धीमे से कहा और बाहर निकल गई। उसने देखा था कि माँ के सांसें उथल पुथल हो रही थी। शायद उसे फिर से खांसी का दौरा पड़ने वाला था। उसने बाहर आकर क्यारी में छुपा बैग निकाला जो रात को तैयार करके रखा गया था। वो धीरे से टीन से बना छोटा सा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली। उसके कदम ज़मीन के बजाय हवा में थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि हवा तेज चलते ही मुंह के बल गिरा देती है।
अपने आशिक के साथ शादी के बाद जब वो 3 दिन बाद घर वापस पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। उसे देखकर आसपास के लोग बाहर निकल गए और औरतें छतों पर निकली और उसे घूर रही थी। पहले थोड़ी सी परेशानी हो गई, लेकिन फिर भी बेशर्म से खड़ी रही। अब क्या लेने आई है? बेशर्म माँ को मारकर सुकून नहीं मिला, जो अपनी बेशर्म शक्ल लेकर फिर से आ गई। और कहीं से आवाज़ उभरी और चारों तरफ आवाज़ें गूंजने लगी। लोग एक साथ बोलने लगे, चारों तरफ शोर ही शोर था। वापस अपने पति के साथ घर आते हुए उसका दिमाग सुन्न था और दिमाग के पर्दे पर वो आखिरी उथल पुथल सांस गूंज रही थी। माँ तो मर गई। अब 8 बजे बरबराहट दिन भर जारी रहती। लंबे लंबे शब्द सिमट कर कुछ शब्दों तक रह गए। माँ तो मर गई। पहले पहले बेयकीनी से ये जुमला मुँह से निकला। उठते बैठते और फिर सोते जागते इस तहखाने में 2 साल हो गए। जब उसकी बेटी 5 साल की हो गई तो उसका पति एक हादसे में चला गया। तब वो भी अपनी माँ की तरह इस खुले आसमान तले आ गई। जिंदगी का सबसे कठिन दौर उसने बहुत सब्र से काटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसकी माँ ने काटा था। वो दिन भर काम में लगी रहती। उसकी बेटी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे। घर के खर्चों ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। लेकिन रात को सोते वक्त जब वो बिस्तर पर लेटती तो कहीं से तेज सांसों की आवाज़ उसे पूरी रात सोने ना देती और वो थककर हार कर भीगी आवाज़ में 4 शब्द बोलने लगती कि माँ तो मर गई है। जैसे जैसे उसकी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके अंदर उसकी माँ की आदतें आती जा रही थी। पहले उसके माथे पर बिल्कुल माँ की तरह सलवटें पड़ गई हो और फिर उसकी आवाज़ भी बिल्कुल उसी की तरह सख्त हो गई हो। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह आहिस्ता आहिस्ता खाते हुए चारपाई से लग गई। अपनी बेटी को उसने सिलाई कढ़ाई सिखाई थी। वो उसके साथ ही उसे छोड़ने कॉलेज में जाती, लेकिन उसके बीमार होते ही वो अकेले जाने लगी। अब वो अपनी माँ की तरह चारपाई से खांसती रहती और बेटी तैयार होकर चली जाती। वक्त पलट गया था और उसकी तरफ देखकर तालियां बजा रहा था। निंदा से, नफरत से, हसरत से बड़े बूढ़े कहते हैं। माँ बाप के साथ किया हुआ सुलूक 7 नस्लों तक भुगतना पड़ता है। और वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह सामी हुई छत की कड़ियाँ गिनती रहती उसकी। और जब उसकी बेटी आईने के सामने खड़े होकर खुशबू छिड़कती है तो सारे दर खुलते गए और गुजरे हुए कल का एक जुमला एकदम से उसके मुंह से निकला। जवाब तो उसे पता था, क्योंकि ये वही जवाब था जो वो अपनी माँ को दे चुकी थी। उसकी सांसें तेज होने लगी, हलक सूखता जा रहा था। कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर कुछ कहा नहीं जा रहा था। बेटी जब बाहर निकली तो वो कोनियों के बल बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊंचाई हुई। सामने आईने पर जब उसकी निगाह पड़ी तो वो खामोश ही रह गई। मौत उसके आसपास मंडराने लगी तो टूटा फूटा आईने में आज साफ दिखाई दे रहा था। वो सूरत तो दिख रहा था, लेकिन उसमें उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ की। 3 दिन बाद जब बेटी किसी के साथ वापस आ गई तो घर का दरवाज़ा बंद था। मर्द बाहर निकले, औरतें छतों पर निकली। शोर सा बढ़ गया, वो हवा खामोश हो गई, वो शब्द दोहराए गए आईने पर और एक कहानी छप गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की भी कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।